हे गाइस, सो यहाँ मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने फर्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस लॉ फॉर सीए फाउंडेशन। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक जो इंट्रो लेक्चर बनाया था उसके अंदर बताया मैंने आपको कि मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ बहुत सारे टॉपिक्स, इनफैक्ट पूरा का पूरा बिजनेस लॉ। और मैंने आपको बताया था कि हमारा लॉ पढ़ने का अप्रोच बिल्कुल चेंज होने वाला है। 60 मार्क्स के लिए बिजनेस लॉ पढ़ने वाले हैं, 40 मार्क्स के लिए बीसीआर पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, 5 चैप्टर हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया था, और प्रेजेंटेशन कैसे मैटर करता है ये बता दिया था, कैसे प्रेजेंट करना है क्वेश्चन के आंसर्स को, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका बेहद पसंदीदा टॉपिक, और वो है चैप्टर नंबर 1, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सर हम पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक बुक की, और आईसीएआई का मटेरियल बेस्ट है। बट सर, मैंने आपको यह भी बताया था कि आईसीआई के मटेरियल में सीक्वेंस का थोड़ा इशू है, और थोड़ा सा कई बार क्योंकि प्लेन लैंग्वेज है तो लॉ बोरिंग सा लगने लगता है। सर, इसी का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपनी लिखी हुई किताब जो पूरा सीक्वेंस में होगा, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन दिया होगा, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये अमेजिंग सा ऐसे कलरफुल स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो टू हैव अ लुक ऑन द सिलेबस। उसके लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा सिलेबस के ऊपर। हम बात करते हैं सिलेबस की, तो हमारा पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए सर, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, टोटल वेटेज कितना है सर? आपको पता है 60 नंबर का पेपर है, उसमें से 22 नंबर का तो सर सिर्फ यही है। 22 नंबर का सिलेबस, तो वेटेज तो सर चैप्टर नंबर 1 ही लेकर के जा रहा है हमारे सिलेबस में। तो इसका मतलब काफी कॉम्प्रिहेंसिव, काफी वाइड होने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए, तो हम जरा बात कर लेते हैं, एवरेज नंबर कितने आएगा? 22 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी। चलिए, तो यहां यूनिट 1 को हम लोग शुरू करने वाले हैं, और सबसे पहला आएगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसका यूनिट 1 है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं। बुक को रखेंगे बेस और कॉन्सेप्ट को समझेंगे तसल्ली से। सबसे पहला है हमारा स्कोप ऑफ द एक्ट। समझ लेते हैं जरा कि स्कोप ऑफ द एक्ट इसका मतलब क्या है, कि भाई साहब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा सर, इसके अंदर हम सबसे पहली बात कर रहे हैं कि जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। उसका मीनिंग वगैरह सब समझाऊंगा ग्रेजुअली। तो एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसको ध्यान रखना है, एक्ट का नाम क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दी क्यों लगाया है? क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किया। और सर इसका नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और किस साल में आया था? 1872 में आया था, इसीलिए इस एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ध्यान रहे, 1872, 1972 नहीं, मतलब अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है सर। कमेंसमेंट मतलब कब से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुई थी कहानी, कब से एक्ट आया था ये? 1 सितंबर 1872 से आया था सर। और किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा सर? जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे 1 सितंबर 1872 या उसके बाद। और क्या ये एप्लीकेबल पूरे इंडिया में है? आंसर इज यस सर। पहले ना, अगस्त 2019 के पहले ये जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद, जब से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, अब पार्लियामेंट के बनाए हुए सारे एक्ट पूरे इंडिया में लगते हैं, जम्मू कश्मीर को एक्सेप्शन नहीं है सर। इतनी बात तो समझ में आई। एक्ट का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नहीं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर कहां एप्लीकेबल होगा? होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। कब से आया? 1 सितंबर 1872 से आया सर। किसके ऊपर लगेगा सर? जो भी कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर 1872 या उसके बाद बनाए जाएंगे इंडिया में, उन सब के ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा सर। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इन सब का समरी है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। पहले तो मेरे को यह समझा दो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ना कि सर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगेगा, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगेगा, 1872 के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगेगा। तो हमारा जो पहला मुद्दा होने वाला है आज का, वो है
कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। चलिए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आइए जी, पहला टॉपिक हमारा ये रहने वाला है आज, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखिए हम रट्टी रटाई डेफिनेशन में बिलीव नहीं करते। पहले लॉ पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें, और जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे अच्छे से तो राइटिंग कराने का काम मेरा है। मैं आपको जो लीगल टर्मिनोलॉजीज होती है वो आपके फिंगर टिप पे कराता चलूंगा। सो समझने के लिए, अभी राइटिंग के लिए कुछ नहीं है, राइटिंग के लिए मैं जब बताऊंगा आपको बुक में हाईलाइट करा दूंगा। तो हम सबसे पहला बात जो कहना चाह रहे हैं आपको वो ये है कि सर कॉन्ट्रैक्ट इज अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग, इसका मतलब? अरे सर जहां पर भी कोई कमर्शियल डीलिंग होगी ना वहां पर कॉन्ट्रैक्ट जरूर होगा। बोलो सर कमर्शियल डीलिंग कैसे होती है? अरे भैया, जब आप कोई भी टाटा स्काई का रिचार्ज करते हो तो कमर्शियल डीलिंग हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। सर जब आप सीए में एडमिशन लेते हो कमर्शियल डीलिंग हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई सर, पैसा पैसे का लेन देन हुआ ना। जब आप कुछ सामान परचेज कर रहे हो दुकान से जाकर के, सर यहां पर कमर्शियल डीलिंग हुई क्या? जी हाँ बिल्कुल हुई। सर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अगर कुछ बेच रहा है, कुछ खरीद रहा है, सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज ले रहा है, सर ये क्या है? सब कमर्शियल डीलिंग है। और जहां पर आई कमर्शियल डीलिंग वहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा। ये बात समझ आई क्या? तो सवाल उठता है मन में कि क्या सर ये सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिलेट करता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बिजनेस में होते हैं क्या? एंड आंसर इज नो। आंसर इज नो सर, इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू बिजनेसेस बट ऑल्सो टू ऑल डे टू डे पर्सनल डीलिंग। मतलब सर बिजनेस ट्रांजैक्शन पे तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, क्योंकि सर जहां कमर्शियल डीलिंग है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन साथ के साथ जो हमारी पर्सनल डीलिंग होती है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। सर जैसे हम कैब बुक करते हैं तो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुमको पैसा दूंगा तुम मुझे खाना दोगे, सिंपल है। बस में जा रहे हैं, मैं तुमको पैसा दूंगा तुम मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक छोड़ोगे। बात समझ आ रही है यहां तक? चलिए, तो ये ऐसा रहता है बेटा यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि कॉन्ट्रैक्ट सर चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग है। कोई भी कमर्शियल डीलिंग करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और सर बिजनेस ट्रांजैक्शन पे नहीं लगता, ये डे टू डे पर्सनल डीलिंग्स पे भी लग जाता है। ठीक है सर, और कुछ खास बातें बताओ ना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मजा आ रहा है। देखो बेटा, पहली बात क्या बोला हमने? चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। दूसरी बात क्या बोला कि सर बिजनेस पे तो लगता ही लगता है, पर्सनल डीलिंग पे भी लगता है, जहां पैसा इन्वॉल्व वहां कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल उठता है कि क्या इसके लिए कोई लॉ है? आंसर इज बड़ा अच्छा सा आंसर है। जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज है ना वो अपने लिए खुद लॉ बना लेती है। ध्यान समझिएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है ना वो खुद ही अपने लिए लॉ बना लेती है। बोलो क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हाँ भाई हाँ, मान लीजिए मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप मुझे से फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए दोगे और मैं आपको कंसल्टेंसी दूंगा कि सर मैं आपको कंसल्टेंसी दूंगा करियर में क्या करना चाहिए। ओके ठीक है सर, हमारा आपस का अग्रीमेंट है। आपने मेरे को बोला है कि सर आप मुझे कंसल्टेंसी दे दो, मैंने कहा 5,000 लगेंगे, ना आपको ऐतराज ना मेरे को ऐतराज। मैंने कहा 5,000 एडवांस लगेगा, आपने कहा ओके सर नो प्रॉब्लम। क्या हो रहा है? हम अपने लिए रूल खुद बना रहे हैं, राइट? लेकिन सर यहां पर एक मुद्दा क्या आता है कि क्या हमारा जो मन करेगा हम वो लो बना लेंगे कि सर ठीक है उसके बाद जब मैं आपको 5,000 दे, आप बोलो कि सर जब मैं 5,000 दे दूं उसके बाद आप किसी एक्स वाई जेड का मर्डर कर देना। अरे सर यही तो गड़बड़ हो गई। क्या वर्ड लिखा है? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन फ्रेम एनी रूल्स दे वांट एंड लॉ टेक्स कॉग्निजेंस। लॉ उसको पहचानता है, मान रखता है, जो आपस में आप अग्रीमेंट करके लॉ बनाते हो अपने लिए। लेकिन कंडीशन क्या है? जो रूल बनाए गए हैं वो लीगली प्रोहिबिटेड नहीं होने चाहिए, कानून के द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। किसी का मर्डर कर देना, किसी को असॉल्ट करना, ये अलाउड नहीं है सर। ओ आई बात समझ में? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको मैंने कौन कौन सी बातें बताई अभी, चलो जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। पहला, चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। दूसरा, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन पे नहीं पर्सनल डीलिंग्स पे भी लगता है। तीसरी बात, पार्टीज अपने लिए खुद रूल बनाती है, प्रोवाइडेड कि ये रूल्स क्या ना हो, लीगली प्रोहिबिटेड ना हो। चलिए सर, अब ये बात आई कि सर कोई भी लॉ है तो ऑब्वियस है कि सर लॉ है तो कोई ना कोई
एक्ट के अंदर होगा। अब आप कहोगे सर एक्ट के अंदर क्यों होगा, जरूरी है कि लॉ एक्ट के अंदर होगा? बेटा इंडिया में लॉ का प्राइमरी सोर्स क्या है? एक्ट होता है। सर ये क्या चीज होता है, ध्यान से समझिएगा बेटा। लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। और इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि सर जो सेंट्रल लेवल की इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। जैसे कि डिफेंस का मैटर हो गया, ठीक है ना सर, जैसे कि आपका रेलवेज का मैटर हो गया सर, जैसे कि आपका तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जैसे कि आपका इनकम टैक्स का मैटर हो गया, इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है वो मोस्टली एक्ट के फॉर्म में होता है। एक्ट क्या होता है सर? जो पार्लियामेंट में बिल पास किया जाएगा उसको अगर दोनों हाउसेज से अप्रूवल मिल जाएगी, राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, तो वो एक्ट बन जाएगा और वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। सर क्या स्टेट भी ऐसे एक्ट बना सकती है? आंसर इज यस। स्टेट के पास भी अपने पावर हैं। जो स्टेट लेवल की चीजें हैं वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी लिस्ट प्रोवाइडेड है। तो लिस्ट 1 के अंदर जो मैटर है उसके ऊपर कौन रूल बनाएगा, कौन लॉ बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और लिस्ट 2 के अंदर जो मैटर है उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा सर, तो एक्ट कौन कौन बना सकता है? एक्ट बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और एक्ट बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट भी। लड़ाई नहीं होगी, नहीं सर, मैटर बटे हुए हैं। जैसे कि अल्कोहल के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। और मतलब वैट लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का, एक्साइज लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बाकी सभी मैटर्स के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार किसका है? सर इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट। सर जीएसटी ये अलग टाइप का लॉ है जहां पर सीजी और एसजी दोनों लोग मिलकर लॉ बनाएंगे। अच्छा, मतलब सर ये अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल। लिस्ट 1 में सिर्फ वो मैटर्स लिस्टेड हैं जिसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। लिस्ट 2 में वो मैटर्स लिस्टेड हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी लॉ, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। लिस्ट 3 को कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर वो मैटर्स हैं जिसके ऊपर दोनों लोग लॉ बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी। जैसे एडुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है। फॉरेस्ट के मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है। चलो जी, तो सर हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है इंडिया में? एक्ट, जो सर्वमान्य होता है, सबको मानना पड़ता है। ठीक है, तो सर इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट के लॉ हैं वो कौन से एक्ट के अंदर है? तो आप क्या बोलोगे, क्या वर्ड बोलोगे? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये एक्ट किस चीज से डील करता है, क्या काम है इस एक्ट का? इस एक्ट का काम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ गवर्निंग ऑल कॉन्ट्रैक्ट। सर ध्यान दीजिए, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है? किसी भी कमर्शियल डीलिंग का चाइल्ड है, चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। और आपको एक बात तो समझ आती होगी कि सर दुनिया बदल रही है। तो क्या बात कर रहे हो सर? अरे बाबा, आज के 10 साल पहले कोई यूट्यूब पे पढ़ाई करता था क्या? नहीं करता था। करता था क्या? नहीं करता था। सर क्या बिजनेस ऑनलाइन होते थे? अरे कहां, सब दुकान पे जाके खरीदते थे। आज के टाइम पे आपको जो चाहिए सब ऑनलाइन मिल जाता है, जो मर्जी मत, दवाई ऑर्डर करो, पढ़ाई ऑर्डर करो, सामान ऑर्डर करो। आजकल तो पता नहीं क्या क्या मिल जाता है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन सर क्या हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ एक ही लॉ लगेगी, काफी सफिशिएंट होगा क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? आंसर इज नहीं। ये सिर्फ क्या करता है, जनरल प्रिंसिपल बताता है, सिर्फ जनरल प्रिंसिपल बताएगा। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग एक्ट आएगा। राइट सर, क्या एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू हम क्या जीएसटी भी डिसाइड कर लेंगे, इनकम टैक्स भी डिसाइड कर लेंगे, क्या लेबर लॉ भी डिसाइड कर लेंगे, क्या सेल परचेज भी डिसाइड कर लेंगे, पार्टनरशिप भी डिसाइड कर लेंगे? आंसर इज नो। बेसिक बताता है कौन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब कहे अगर, तो जब भी कोई बिजनेस डीलिंग होगा, जब भी कोई मर्केंटाइल काम होगा, उसमें पहला स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट करना, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्हीं के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है।
चलिए जल्दी से एक समराइज कर लेते हैं, क्विक समराइजेशन। अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने? सर हम लोगों ने कहा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो हम लोगों ने पहली बात कही कि सर चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग है। दूसरी बात हमने कही कि सर बिजनेस ट्रांजैक्शन पे तो लगता ही लगता है, पर्सनल डीलिंग पे भी लगता है। तीसरी बात हमने क्या कही कि सर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेकर ऑफ लॉ है अपने लिए, प्रोवाइडेड कि वो उस लॉ के द्वारा प्रतिबंधित ना हो। और हमने कहा कि सर ये सब कहां पढ़ने को मिलेगा, तो ये सब पढ़ने को मिलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। और सर क्या बताएगा हमें? सर प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ गवर्निंग ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, जनरल प्रिंसिपल्स है ना, स्पेशल प्रिंसिपल ये नहीं बताता, स्पेशल प्रिंसिपल अलग अलग एक्ट में आता है। चलिए सर, अब सवाल आता है कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो क्या इंडियन लॉ के बेसिस पे बना हुआ है? एंड आंसर इज ना सर, क्योंकि 1872 में ऑब्वियसली इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ, बोलो बोलो, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश। ब्रिटिश लॉ के ऊपर बेस्ड है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बोलो सर आपके हमने इस एक्ट को रखा ही क्यों? जो हमारा पार्लियामेंट संविधान बन गया तो हम इसको हटा देते। माय डियर फ्रेंड, रूल भी ऐसा ही था कि जो भी एक्ट फंडामेंटल राइट्स के, जो इंसान का फंडामेंटल राइट है, अगर उसको नहीं वायलेट करता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको एज इट इज अडॉप्ट कर सकती है। और हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस ठीक लगे, हमारी पार्लियामेंट को ठीक लगा, इसलिए हम लोगों ने उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, राइट। चलिए जी, सर हमने तीसरी बात कही कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। मतलब सर आज के टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं लगेगी, ये होल ऑफ इंडिया में हर जगह एक तरीके से लगेगी। सर पहले जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी एक्ट तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट जो है वो उसके ऊपर अपनी कंकरेंस, अपनी सहमति ना दे दे। लेकिन 2019 अगस्त के बाद एक ऐसा टाइम आया जब आर्टिकल 370 सर ये इनइफेक्टिव हो गया, और उसके बाद से स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसकी वजह से सर इंडिया पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हर कानून इक्वली एप्लीकेबल होगा जम्मू कश्मीर के ऊपर। ठीक है जी, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए कब से आया था ये एक्ट? हमने जब मॉड्यूल में खोला था बुक में तो वहां पढ़ा था हमने, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 से आया था। सर यहां तक आपको बात सारी क्लियर है कि नहीं है? बताइए, बुक पे आ जाएं। बताइए यहां तक आपको बात सारी क्लियर है कि नहीं है? चलिए फटाफट से एक बार क्या करते हैं, बुक के ऊपर आ जाते हैं। यहां तक आपको स्कोप ऑफ द एक्ट समझ में आ गया, स्कोप ऑफ द एक्ट आपको समझ में आ चुका है। आई एम श्योर कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि सर एक्ट का नाम क्या होगा, सर कहां पे एप्लीकेबल होगा, कब से आया, और कहां कहां कब कौन से एग्रीमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में बेसिक जानकारी ले ली है, लीगल जानकारी भी हम थोड़ी देर में ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में हमने चार पांच बातें करी। पहली बात क्या थी कि सर चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग है, बिजनेस ट्रांजैक्शन पे लगता ही लगता है, और पर्सनल डीलिंग पे भी लग जाता है। तीसरी बात हमने कही कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सर किस नेचर का होता है? बताइए, कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का होता है? सर चाहे बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, चाहे कमर्शियल डीलिंग हो, सब पे अप्लाई करेगा। मैंने कहा वो तो बात ठीक है, उसके अलावा और क्या बात की हमने? आपने कहा कि सर उसके अलावा भी बहुत सारी बातें करी हमने कि सर ये क्या कहते हैं, कौन से एक्ट के अंदर है? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर है, और जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद ही अपने लिए लॉ बनाते हैं, लॉ उसको फॉलो करता है, कानून उसको मान्यता प्राप्त करता है अगर वो लीगली प्रोहिबिटेड ना हो। और सर ये सब बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली थी। अब आइए हम बात करें, तो हमने जनरल बातें करी है ना, अब हम बात करते हैं इसका लीगल डेफिनेशन का कि सर इसका लीगल डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? सर ये समझा दो हमें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सर व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जरा हमको ये तो समझा दो कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। हमने कहा बेटा अभी समझा देंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हाँ, एक जरा प्लेस लेते हैं लिखने के लिए, जस्ट अ सेकंड। चलिए यही लिखना शुरू कर लेते हैं।
हाँ, सो यही लिखना शुरू करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट हमने जनरल लैंग्वेज में समझ लिया कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां कमर्शियल डीलिंग है वहां कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका लॉ कैसे डेफिनेशन देता है? लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाई लॉ। अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाई लॉ। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये क्या चीज है, ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। नहीं, बहुत सिंपल बात है, हम आपको वन बाय वन टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के आपको समझाएंगे। इसके लिए काम करते हैं, इसके लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं। काम क्या करना है कि चलते हैं बुक के ऊपर। ठीक है, चलते हैं कहां पे? बुक के ऊपर चलते हैं। सर देखिए क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट मींस, कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है? कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाई लॉ। एनफोर्सिएबल बाई लॉ, यहां पर दो वर्ड्स आ गए मेरे पास। कौन कौन सा? एक तो की अग्रीमेंट होता है और ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल है। अब आपके मन में सवाल उठ चुका होगा कि सर ये अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है? चलिए देखो बेटा, बहुत ध्यान समझना। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है। पहले अग्रीमेंट होगा, दो चीजें देखना है हमको, अग्रीमेंट है और एनफोर्सिएबल है। अगर अग्रीमेंट ही नहीं होगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो। मैं ऐसा कहूं कि सीए बनने के लिए 12th पास होना जरूरी है, तो क्या आप ये मानना जरूर मान के चलेंगे कि जो बंदा सीए कर रहा है वो कम से कम 12th पास तो है ही है? क्योंकि अगर 12th पास होगा और जब जाके सीए के 3 एग्जाम पास करेगा तभी तो सीए बनेगा ना। यस, तो मैं कहूं कि क्या हर 12th पास आदमी सीए होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्या हर 12th पास आदमी सीए होता है? आंसर इज नो। सर क्या हर सीए 12th पास होगा? आंसर इज यस। बोलो यस और नो। क्या हर सीए इंसान 12th पास होगा? ऑब्वियस है सर, 12th पास किया होगा तभी तो सीए के पेपर दिए होंगे, है ना। तो सर यहां पर आता है वर्ड हमारे पास अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को समझने का डिफरेंस। अग्रीमेंट वाइडर टर्म है, अग्रीमेंट होगा तभी तो हम चेक करेंगे कि एनफोर्सिएबल है कि नहीं है, और अगर एनफोर्सिएबल होगा तब हम जाकर के बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जैसे 12th पास होगा, 3 एग्जाम सीए के पास करेगा तब जाकर के सीए बनेगा, वैसे अग्रीमेंट है, एनफोर्सिएबल है, तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। 12th पास होना जरूरी है, वैसे ही अग्रीमेंट का होना जरूरी है। बात समझ आई क्या? सर पहला चीज हम क्या देखेंगे? अग्रीमेंट है, और दूसरा क्या देखेंगे? एनफोर्सिबल बाय लॉ है। आराम से समझाऊंगा, पहले जरा अग्रीमेंट समझते हैं। अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, आपसी सहमति। ठीक है सर, आपसी सहमति कैसे होगी? अरे सर आपसी सहमति, आप जब ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो अमेजोन पे, आप क्या करते हो कि सर ये वाला मोबाइल फोन हमको दे दो, तो यहां पर आपकी सहमति है क्या? आपने कोई प्रॉमिस किया है क्या? हाँ अमेजोन जी मैं आपका ये सामान खरीदना चाहता हूं। अमेजोन जी कहता है ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको ये सामान बेचना चाहता हूं। बात समझ आई क्या? सहमति हो गई क्या? आंसर इज यस। तो क्या है अग्रीमेंट? क्या चीज है? प्रॉमिस है, वादा है ना सर। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट। सिंपल भाषा में तो अग्रीमेंट क्या चीज है बेटा? अग्रीमेंट है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। अब ध्यान समझना, कंसिडरेशन पे भी आऊंगा। कंसिडरेशन का सिंपल मतलब होता है बदले में कुछ देना। जब आप अमेजोन से एक मोबाइल फोन खरीद रहे हो तो सर आप क्या दोगे अमेजोन को? पैसा, और अमेजोन क्या देगा आपको? मोबाइल फोन। सर आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? मोबाइल फोन। अमेजोन के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? बोलिए पैसा। आई बात समझ में? तो सर अग्रीमेंट क्या चीज है? अग्रीमेंट इज नथिंग बट प्रॉमिस विद कंसिडरेशन, प्रॉमिस विद कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होता है? वही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और सिंपल भाषा में कि सर ये एनफोर्सिएबिलिटी क्या होता है, तो वो मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना समझा दूं, एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, है ना, कुछ एसेंशियल्स हैं। अगर वो फुलफिल होगा तो हम बोलेंगे कि एनफोर्सिएबल है।
और सिंपल भाषा कर दूं, इनफोर्सिएबल का मतलब सर वो अग्रीमेंट जिनको कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जा सकती है, जिनमें कोर्ट सुनवाई कर सकती है। जैसे अगर मैं किसी क्लाइंट से 10,000 रुपए लेता हूं कि मैं उसको एक सर्विस दूंगा और मैं उसको सर्विस नहीं देता, तो क्या मेरा कस्टमर कोर्ट जा सकता है? अगर हां, तो सर ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है। अगर नहीं, तो सर ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं है। सर ये पता कैसे चलाएंगे कि क्या इनफोर्सिएबल है, क्या इनफोर्सिएबल नहीं है? सिंपल भाषा भाषा में मैं इसको बोलूंगा, सिंपल भाषा में मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा कि सर ये है हमारा, सिंपल भाषा में सर ये है हमारा कंडीशन, और कंडीशन को बोलने से बढ़िया मैं क्या बोलूंगा? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलूंगा? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां लिख देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सर सिंपल मतलब में अगर समझाऊं मैं आपको, तो देखा जाए कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट सर अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी। और सर एनफोर्सिएबिलिटी बोलना भी मेरे को थोड़ा सा इतना समझने के लिए तो ठीक है, रटने के लिए ठीक है, समझने में इतना नहीं आ रहा है एनफोर्सिएबिलिटी। थोड़ा और सिंपल कर दीजिए, तो जब इसको सिंपल बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? अग्रीमेंट प्लस एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर अगर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा अगर अग्रीमेंट, तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आई होप कि आपको ये अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का सर डिफरेंस समझ आया होगा, ठीक है। और तभी मैं क्या बोल रहा हूं, तभी मैं क्या बोल रहा हूं कि सर all agreements are not contract but all contracts are agreement। आई बात समझ में? all agreements are not contract but all contracts are agreement। और इसीलिए हम लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि सर, इसीलिए हम लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि सर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के क्लास को खत्म करूंगा। जैसे कि हम अगर एक बात कहें कि सर एक बंदे की पिटाई करनी है या किसी का मर्डर करना है, ठीक है, ऐसा अग्रीमेंट करेंगे, तो क्या सर वो एनफोर्सिएबल होगा? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? आंसर इज नो। सर अग्रीमेंट तो हो गया कि 1 लाख रुपया लेकर के किसी का मर्डर करना है ना, प्रॉमिस है और कंसिडरेशन है, अग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन एनफोर्सिबल होगा क्या? आंसर इज नो। कैसे पता चलेगा? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपने इंपॉर्टेंट बातें सीखी होगी। सर कैसा लगा क्लास आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे।